नमस्कार, मैं विजेंद्र चौहान और मैं आज आपके सामने मुखातिब हूँ एक अलग तरीके से। अब तक आपने देखा है कि मैं दूसरे लोगों से कहता हूँ कि कैजुअल मत होइए, लेकिन आज मैं एक कैजुअल चर्चा में आपके सामने हूँ। अनअकैडमी ने मुझे यह प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें मैं लगभग स्टाफ रूम की तरह साथी शिक्षकों से बातचीत करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। आप जानते ही हैं कि हाल फिलहाल तक मॉक इंटरव्यूज चल रहे थे और आजकल मैं बेरोजगार हूँ। मॉक इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, तो मैं स्टाफ रूम जैसी चर्चा के लिए कुछ अपने साथी शिक्षकों के साथ बैठा हूं और आपसे मुखातिब हूं। तो जैसा मैंने कहा, हम एक स्टाफ रूम चैट में, और मेरे साथ जो साथी शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर, उनमें से अधिकांश से आप पहले से परिचित हैं, सभी से बहुत पहले से परिचित हैं। आप जानते हैं सुदर्शन गुर्जर जी को, शानदार शिक्षक हैं पर्यावरण के और भूगोल के, सब लोग उन्हें अरसे से जानते हैं। इसी तरीके से मधुकर जी हमारे साथ में हैं और अनुज हमारे साथ में हैं। अनुज इतिहास पढ़ाते हैं, मधुकर ना जाने क्या क्या पढ़ाते हैं। वैसे मुख्यतः सीसेट के शिक्षक हैं, लेकिन तमाम विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन हम लोग केवल विषय की बातचीत करने के लिए यहाँ नहीं हैं। हम लोग कुछ हल्की फुल्की बातचीत करेंगे और डर्टी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आप लोगों को बताएंगे। मास्टर लोग जब आपस में बात करते हैं तो कैसी बात करते हैं। तो चलिए, तो शुरू करते हैं इस बातचीत को। अब अधिकांश बातचीत कैजुअल रहने वाली है और उसी तरीके से आप लोग सुनेंगे भी। पहले तो सभी साथी शिक्षकों का स्वागत है इस बातचीत में, और एक छोटी सी बात से शुरू कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार, मतलब मुझे ये बात बहुत परेशान करती है एक मास्टर के तौर पर, आप लोगों को शायद अच्छी भी लग सकती है, तो देखेंगे कि हाल फिलहाल में कुछ सेलिब्रिटी टीचर्स हम लोगों में से उभरे हैं। आप मुझ पर भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के साथ, आप सब लोगों के साथ ज्यादा है कि टीचर्स जो अब तक शायद कम लोग उन्हें जानते थे, हमेशा दरिद्र शिक्षक जैसे हमारे समाज में भूमिका रही है शिक्षक की। चुटकुला चला करता था कि मतलब चूंकि कुछ नहीं बन पाए इसलिए टीचर बन गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शिक्षक मैगजीन्स के कवर पेज पर है, शिक्षक रेड कारपेट पे चल रहे हैं, शिक्षकों पर OTT प्लेटफॉर्म्स में नई वेब सीरीज बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं। आप ही से बातचीत शुरू करते हैं सुदर्शन। आप तो एक शिक्षक परिवार से आते हैं, आपके पिता भी शिक्षक रहे हैं। ऐसा आपने क्या अनूठा कर डाला कि आपके पिता तो इस सारे फेम से वंचित रहे शिक्षक होने के बावजूद, और आपको ये सब हासिल हो रहा है? सर, बहुत सही मतलब आपने सवाल पूछा है, और मुझे लगता है कि कई बार तो लर्नर भी आश्चर्य होते होंगे कि हम वो लोग हैं जो 10th 11th तक कभी हमने कोई ऐसे शिक्षक नहीं देखे और अब पढ़ रहे हैं तो मतलब इतना बड़ा चेहरा जो है। बट मैंने ये देखा है कि एक तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ऐसा नहीं कि पहले शिक्षक नहीं हुआ करते थे या ऐसे नहीं, हमसे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान के स्तर पर आगे रहे होंगे, पर ये टेक्नोलॉजी का जिसने समय पे सही ढंग से यूज़ किया है उसको एक तो फ़ायदा मिला है। और आज के युग में मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी शिक्षकों देखता हूँ मैं, वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षक तो बहुत ही हैं, बहुत है, लेकिन कुछ ही क्यों हो गए फेमस, तो उनमें कुछ एक विशेष चीज़ हम देखते हैं। ये आने वाली जनरेशन भी मेरे हिसाब से इस चीज़ से सीख सकती है कि कुछ यूनिक फैक्टर आपको निकालना होगा जो आज के नई जनरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। मैं सर आपका उदाहरण लूँ, जैसे थोड़ा मतलब जो है वो, मतलब मैंने देखा है कि आपके वीडियोस देख के लोग थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ माइंड में आते हैं, थॉट्स थोड़े क्लियर हो रहे हैं। वो मेरी नज़र में एक वैल्यू एडिशन है। हम इतने कंफ्यूज होते हैं, यदि मुझे इस तरह का कोई यदि मार्ग बता रहा है तो मैं हमेशा फॉलो करूँगा इसे, और शायद हो सकता है कि मैं तो 10 को और कहूँ कि आप इनको फॉलो करो। तो मैंने ये चीज़ देख ली है कि जो चीज़ तुम्हें कोई सिखा नहीं पा रहा है, आप कहीं बैठे हैं बंद कमरे में या कहीं संस्था के साथ जुड़े हैं, फिर भी पैसे देने के बाद भी नहीं सीख पाए आप, जो यदि कोई व्यक्ति आपको फ्री में ही सिखा गया तो आपको लगता है वो चीज़ हिट कर जाती है कि यार यहाँ तो मैंने कुछ सीख गया। तो सेलिब्रिटी का मतलब यह है कि आपने कुछ वैल्यू एडिशन कर दी मेरे नज़र। लेकिन मधुकर, आप जरा सोच के देखिए कि क्या वास्तव में मामला सिर्फ इतना है कि हमारे पास कुछ अतिरिक्त देने के लिए है, या फिर कुछ और चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि कुछ एक ऐसी वर्चुअल सोशल कैपिटल जैसी चीज खड़ी हो गई है जो अब शिक्षकों को कुछ ऊंचा बना, कुछ शिक्षकों को कुछ अन्य लोगों से भिन्न कुछ ऊंचा बना दे रही है। डिस्कशन यहाँ पर भी शुरू होगा। और अगर है भी तो ये सुखद चीज है या समाज के लिए दुखदाई चीज? मैं कहूँगा सर, ये अभी नई जिम्मेदारी वाली चीज है। कारण ये है कि एक तरफ सेलिब्रिटी का जो फील है वो आपको बहुत बड़ी जवाबदेही भी देकर जा रहा है। अगर आप केवल एक विद्यालय, एक क्षेत्र के शिक्षक है तो जवाबदेहिता भी थोड़ी छोटी हो जाती है। जब आप ये सोचकर बैठ रहे हैं
कि अब आपको मिलियंस फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हर बार अपने दायरे भी तो छोटे करने पड़ेंगे। आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई मिल गया, जैसे एक गली होती है, जिस गली से शिक्षक जाता है, तो आप उस गली पर शिक्षक को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कितना आइडियलिज्म है, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ रुक जाती है। लेकिन अब उस शिक्षक की पर्सनल लाइफ खत्म हो गई है, अब वो हर बार एक शिक्षक ही है, वो एयरपोर्ट पे भी शिक्षक है, वह अब कहीं पर भी जा रहा है तो शिक्षक ही बन रहा है। तो हो सकता है कि समाज के दृष्टिकोण में वो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उसका अपना दायरा और छोटा होता चला जा रहा है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उसके लिए तो बहुत आगे। लेकिन अनुज, इस वाली आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, अगर हम इतिहास के लिहाज से देखें तो चाणक्य का नाम तो हमने सुना है, लेकिन क्या वास्तव में एक शिक्षक का इतने ऊंचे पायदान पे होना कि विद्यार्थियों को ऐसे देखना पड़े, विद्यार्थियों को शिक्षक दिखाई न दे और उनके और बीच में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लगे, क्या इसे हमेशा सुखद ही माना जाना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो अगर देखें तो जो एक टीचर की विजिबिलिटी है, जो अच्छे टीचर्स की विजिबिलिटी है, वो इस इंटरनेट के दौर में बड़ी है। पहले जो होते थे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट तक सीमित रह जाते थे, अब इंटरनेट की वजह से उनकी विजिबिलिटी बढ़ी है, ज़्यादा लोग तक वो अपने थॉट्स, अपने विचार पहुंचा पाते हैं। और सर पूरा गेम यहाँ पे इस चीज़ का है कि बच्चा आपसे कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे सुदर्शन सर ने भी कहा कि किसी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वो वैल्यू एड कर रहा है। आपका उदाहरण दिया सुदर्शन सर ने, पहली बार आई थिंक इंडिया में सर सबसे पहली बार आपने मैपिंग की सीरीज शुरू करी होगी, मतलब करा दिया था लोग, ज्योग्राफी लोग पढ़ रहे थे, लेकिन आपने मैपिंग को ही एक उसमें से टॉपिक बना के पहले पूरी मैपिंग क्लियर करा दी, उसके बाद पूरी ज्योग्राफी आसान हो गई। तो सर मुझे लगता है कि वो अगर बात करें तो एक रीच कम हुई है, मतलब जो गैप है वो कम हुआ है, विजिबिलिटी बढ़ी है, और वो एक तरह से अच्छी चीज है। कनेक्टिविटी लर्नर को अगर कहीं भी मिलती है तो ठीक है। मतलब मैं जब अपने व्यक्तिगत तौर पे देखता हूं तो मुझे इसके दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। ये तो सही है, आपने कहा कि वाकई अब आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको पहली बार जिंदगी में सेल्फी देनी पड़ती है, जो कि हैरानी की बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो तो कि इसकी वजह से कुछ विद्यार्थी जो मुझ तक पहुंच सकते थे वो झिझक जाते हैं, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। लेकिन ही राइटली पॉइंटेड आउट, और आपने बात की भी कि ये एक जवाबदेही देने की बात भी है, और ये भी है कि हमारी ईमानदारी पर भी निर्भर करता है। आप तो एक ऐसा विषय पढ़ा रहे हैं जिसे लेकर मुझे बार बार चिंता होती है, और ये शुरुआत हुई ये चिंता जब हम लोगों ने देखा, आपको तो याद होगा कि जब एथिक्स का पेपर जोड़ा गया, पूरे समाज की चिंता ये थी कि हमारी नौकरशाही, हमारी अफसरशाही जो है उसमें एथिकल क्वेश्चन कम है, और हमने उसका जो समाधान निकाला वो ये था कि एक एथिक्स का पेपर जोड़ दिया। मानो एथिक्स का पेपर जोड़ने से निकलने वाले नौकरशाह अधिक एथिकल होंगे। आप भी एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, और मैं जब इंटरव्यू लेता हूं तो मेरे लिए अहम सवालों में से होता है, ऐसा तो नहीं कि एनवायरनमेंट वाकई एथिक्स की तरह एक विषय मात्र बन के रह गया है, या आपको लगता है कि शिक्षक वो जिम्मेदारी भी ले पाते हैं आप कि हम अपने विद्यार्थियों को जब वो नौकरशाह बनेंगे, अफसर बनेंगे, किसी नौकरी में जाएंगे या कुछ भी काम करेंगे, तो एनवायरनमेंट को लेकर अधिक संवेदनशील होंगे? ऐसा क्या हम कर पाते हैं, या हम केवल 4 सवाल बता देते हैं और उन सवालों के उत्तर वो बच्चे रटकर काम चला लेते हैं? नहीं सर, आप बहुत सही सवाल पूछा है आपने, और ये ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस समय मैंने जो आपने सवाल पूछा, ये थॉट किस दिशा में जा रहा है वो लर्नर के कमेंट से ही पता लग जाता है। आज मैं एनवायरनमेंट पढ़ा रहा था जैसे, तो उसमें एक इनिशिएटिव के बारे में बताया मैंने, लाइफ, जो अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया कि आप पर्यावरण को ऐसे नहीं बोल सकते कि किताबों तक सीमित हो जाए, लोगों के जीवन में आना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल में आना चाहिए। तो जो अभी हम स्वच्छता का एक अभियान चलाया था, चलो कुछ हिस्सा नहीं उसका फायदा ले पाए, लेकिन इंदौर जैसा शहर का उदाहरण लूँ तो बड़े स्तर पर कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट रहा। तो जैसे स्वच्छता पे काम हुआ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दृष्टिकोण में पर्यावरण भी एक जगह लेने वाला है। तो पढ़ाते समय मैं सब्जेक्ट को फील कराता हूँ बच्चे को, क्योंकि तुमने फील नहीं करा पाए तो वो एक तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। चलो प्रीलिम्स में टिक भी लगा लिया ना, मेंस में वो चीज़ झलकेगी नहीं। यदि चीज़ें झलकनी है तो तुम्हें उस सब्जेक्ट को फील कराना पड़ेगा। अच्छा, राजस्थान का जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, ओरण का। ओरण एक जो वन है, वो क्षेत्र वहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया।
तो मैं मानता हूँ चलो कभी सिविल सर्वेंट फेल भी होगा उस चीज़ को संभालने के लिए, तो कम्युनिटी आगे आके उसको सीधा कर दी। कम्युनिटी रिजर्व जो कॉन्सेप्ट सरकार ने, तो कुछ पहलू सरकार में ऐसे हैं, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कि पुराने जहाँ कोई पूजनीय स्थान है, पेड़ पौधे लगे हैं, तो वहाँ उनको कभी कोई उसका विनाश नहीं करता। तो वहाँ से यदि कभी सिविल सर्वेंट के मन में भी यदि चीज़ आई तो जनता उसको संभाल देगी और वहाँ से वो लर्निंग ले सकता है। तो ऐसा नहीं कि इस परीक्षा के बाद वो सीख नहीं सकता, उसको और आगे मौके मिलेंगे। और पढ़ाते समय तो मैं तो पर्सनल अपना उदाहरण दूं कि जब तक आप सब्जेक्ट को फील नहीं करा पाए, उस विषय को नहीं जी पाया बच्चा, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं जिम्मेदारी समझ के उसको ले। थैंक यू फॉर सेइंग इट, बिकॉज नॉर्मली होता ये है कि जिस तरह की पढ़ाई हम लोग कराते हैं या आप लोगों को जिन तरह के परीक्षार्थियों से मिलने का अवसर मिलता है, उनके साथ कई बार ये जोड़ा जाता है मानो उनके लिए ज्ञान ज्ञान नहीं है, केवल एक सीढ़ी है। जबकि सच्चाई ये है कि सारे ज्ञान जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट को भूगोल से अलग नहीं करेंगे, अर्थशास्त्र से अलग नहीं करेंगे, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दो परेशानी है। एक तो आजकल के प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आजकल के प्रीलिम्स उस तरीके के बटे हुए प्रीलिम्स नहीं है। एक ही सवाल के अंदर इकोनॉमिक्स भी है और ज्योग्राफी भी जुड़ी हुई है। और दूसरा, वो बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारे दिमाग में वास्तव में ज्ञान उस तरह से बटा नहीं। शिक्षा साधन नहीं, साध्यही है। एग्जैक्टली। आप तो सीसेट की बात करते रहे हैं और आपने तो बहुत सारे विषय पढ़ाए। इस इंटरकनेक्टिविटी को आप कैसे हैंडल करते हैं? हम साइलोज में जब ज्ञान देते हैं, चलो आज हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आज हम विज्ञान पढ़ाएंगे और आज ही, या फिर हम उनके बीच में कोई जुड़ाव बच्चे के मन में पैदा कर पाते हैं और उसका फायदा भी है, या ये एक नए किस्म का शिगुफा है? मैं कहूंगा सर कि हमने जो दीवारें खड़ी करके रखी है पिछले 75 वर्षों में विषयों के बीच में, फिर वो ऐसा नहीं कि जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड का एक विद्यार्थी है, उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी कि 10वीं के बाद वो फिर गणित ही ना पढ़े, फिर उसको जो विषय दे दिया तो उसी में ही चला जा रहा है। साइंस वाले को हमने कभी पॉलिटी पढ़ने का मौका ही नहीं दिया और इसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हम स्पेसिफिक होने के चक्कर में जनरलाइज भी नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इस सारे सब्जेक्टों का मिलन होता है, तब जैसे कहते ना कि आकाश, वायु, अग्नि, ये सारी चीजें मिलकर पंचतत्व मिलकर मनुष्य का निर्माण करते हैं। तो बुद्धिमत्ता का निर्माण इन विषयों के मिलन में ही है। देखिए, मेमोरी तो निर्मित कभी भी कर लूंगा, मैं याद कर लूंगा, रट लूंगा, विषय का स्पेसिफिक भी बन जाऊंगा, लेकिन जब तक ये पूरे विषयों का मिलन नहीं होगा ना, मैं वो महसूस नहीं कर पाऊंगा कि वास्तविक मैं क्या पढ़ रहा हूं। एक छोटा सा उदाहरण हम अगर ले इसमें, जैसे भी पर्यावरण की सर अभी बातचीत हुई, आप जब पर्यावरण पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में आता है पेड़ पौधा, पर एक अर्थशास्त्री के दिमाग में आता है नुकसान। पर जैसे आप नुकसान के बारे में सोचते तो पॉलिटिकल व्यक्ति अपनी पॉलिसी पर आ जाता है। अब वो व्यक्ति जो पॉलिसी सोच रहा है उसके लिए कानून की समझ उसी समय आनी चाहिए कि कानून कितना सही और गलत हो सकता है। और इन सब के दरमियान फिर आता है समावेशन। मतलब अगर आप पर्यावरण को सारी चीजों से नहीं जोड़ पाए और केवल पर्यावरण तक सीमित रहे, ढूंढिए कैसे ढूंढ पाएंगे समाधान। मुझे लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रही है, जिससे वे ये दो स्मार्ट शिक्षक आपस में भिड़ सकते हैं। इन्होंने तथ्यों को लेकर, याद करने को लेकर बड़ी मैं घृणा तो नहीं कहूंगा लेकिन उपेक्षा के साथ बोला। आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी बार बार कहते होंगे सर तथ्य कैसे याद करें, तो कैसे हैंडल करते हैं? वो तो कह रहे हैं याद करने वाली चीज होनी नहीं चाहिए। आप बताइए, या तो आप मतलब आर्म रेसलिंग करके तय कर लीजिए, नहीं तो ज्ञान में बता दीजिए। नहीं ज्ञान में बताऊंगा और सर से लड़ेंगे नहीं। और सर की बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ, कुछ हद तक मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। सर, इतिहास जो है वो एक विषय के रूप में जब आप पढ़ते हो तो आप तथ्यों को याद रखना पड़ता है, लेकिन जो इतिहास है, पूरा जो भारत का इतिहास घटा है या स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, वो तो पूरी भारत की एक जर्नी है ना। तो उस जर्नी का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे बच्चों का, कई सारे लर्नर्स को ये दिक्कत आती है कि डेट्स याद रखने में प्रॉब्लम। सर, मुझे लगता है कि कनेक्टेड अगर चीज आप याद रखोगे
तो अलग अलग याद रखने से कनेक्टेड फॉर्म में उसको याद रखना काफी सिंपल है। मैं उदाहरण दूंगा छोटा सा। अब जैसे सर 1876 के आसपास 1876 में एक बड़ा अकाल आया डेक्कन में, उसकी पूरी कवरेज की जा रही थी। भारत के जो लोकल लोग थे वो वर्नाकुलर मतलब जो देशी भाषा होती थी उसमें कवरेज कर रहे थे कि ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से यह अकाल आया, क्योंकि इन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण वगैरह कर दिया, उसको कवरेज मिली। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद जागने लगा। अब 1878 में उसी के तहत, ताकि वो कवरेज रुके 1876 में जो अकाल हुआ उसका, तो ब्रिटिश ले आए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, ताकि वो विचारों को रोका जा सके। फिर वो आर्म्स एक्ट भी ले आए कि कोई व्यक्ति अगर हथियार रख रहा है घर में तो उसको हथियार रखने की भी वो ना हो, 1857 जैसी क्रांति ना हो जाए दोबारा। तो सर ये दो घटनाएं मैंने बताई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में जो आपस में संबंधित है। एक छोटा सा उदाहरण, 1942 में मतलब महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं कि अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो और मरो बोल दिया, और कुछ लोगों ने ये बोल दिया करो और मारो कुछ लोगों ने अपना विश्लेषण उसमें जोड़ दिया। तो महात्मा गांधी क्या अहिंसा पे से विश्वास उठ चुका था? नहीं सर। अगर आप तथ्य को देखेंगे तो 1941 के बाद जिस तरह से जापान भारत की तरफ अग्रसर हो रहा था, और उसका पीछे का कारण केवल ब्रिटिश थे कि ब्रिटिश और जापान एक दूसरे के विरोधी दूसरे विश्व युद्ध में थे। तो अगर भारत से ब्रिटिश चले जाते तो जापान कभी भारत में एंट्री नहीं लेता और दूसरा विश्व युद्ध भारत में शुरू नहीं होता। तो महात्मा गांधी को अपने उस आदर्श से हटके ये बोलना पड़ा कि मैं इस बार हिंसा को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उसके पीछे का कारण यह था कि भारत में एक दूसरा विश्व युद्ध जापान के द्वारा शुरू हो चुका होता ब्रिटेन के होने के कारण। तो अगर आपको वो कॉन्टेक्स्ट पता है और वो स्टोरी की तरह अगर आप लेते चल रहे हो, इंटरकनेक्टिविटी के साथ पढ़ रहे हो, तो आई थिंक वो चीजें आसान हो जाती है जब क्रोनोलॉजी होती है तो। थैंक यू अनुज, आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसी बातचीत के अवसर नहीं मिलते। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और हम लोगों को एकेडमिक चर्चा के अक्सर अवसर मिलते हैं। और ये भी बात सच है कि सेलिब्रिटी शिक्षक जो होते हैं, आप जैसे लोग सेलिब्रिटी शिक्षक आप ये तो आपने एकेडमिक की दुनिया में आमतौर पर हम लोग जब बातचीत करते हैं तो कोट करते हैं, पेपर्स बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऐसे विद्यार्थियों से लगातार जुड़े हुए हैं जो विद्यार्थी कुछ सपना लेकर आए। और मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ, मैं अपने एक शिक्षक के तौर पे जिम्मेदारी मानता हूँ कि मेरी प्राथमिक जो कमिटमेंट है वो उस विद्यार्थी के प्रति है। उस तरफ मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बातचीत करें, जरा इस बात को समझें कि आपके पास, आप तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं जिनमें सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, और हम मानेंगे कि सारे लोग एक जैसे नहीं। उनमें से कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे संसाधन होंगे, उनका ब्रॉडबैंड भी अच्छा चल रहा होगा, उनके पास मैकबुक होगा और सब तमाम चीजें होंगी। और केवल पैसे की बात नहीं है, वो कौन से वर्ग से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, पुरुष है कि स्त्री है, उनके अपने प्रिविलेजेस हैं और उनके अपने डेप्रिवेशंस। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि वो स्क्रीन पे बना हुआ एक गोला है। क्या सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से सिखाया जा सकता है? और क्या सभी विद्यार्थी एक ही तरीके से सीखते हैं? और अगर नहीं तो फिर आपके क्या तरीके हैं कि आप इस डिफरेंशिएशन का ध्यान रख पाते हैं कि एक लड़की इस समय अगर क्लास कर रही है तो हो सकता है कि उसके पीछे से उसकी माँ इंतजार कर रही हो कि अभी थोड़ी देर बाद आके खाना बनाए, तो उसकी लर्निंग क्या वही होने वाली है जो उस लड़के की होने वाली है जो अभी सो के उठा है और अगले 6 घंटे के लिए उसका सिटिंग का क्या इरादा है कमरे में बंद होकर? क्या मेथड है आपके इन प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस को अलग अलग करके देखने के? सुदर्शन जी आप बताएं, क्योंकि आपके पास ये एक अच्छा अनुभव है। मैं आपके बारे में जब जान रहा था तो मैंने देखा कि आप उन डेप्रिवेशंस के बारे में खूब अच्छे से जानते हैं। सर सवाल बहुत वैसा है कि बहुत अलग अलग तरह के लर्नर्स हैं। यदि ये चीज़ मुझे पहले ही पता है पढ़ाने से पहले, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ सबको आ जाए। देखो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर का थॉट बहुत ऐसा है कि सबको मतलब फिर सबको। इसमें 2 तरह के लर्नर्स मैं जनरली नज़रिए से देखता हूँ, मैं ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करता हूँ। एक तो जो मैं अपने जैसे समझता हूँ कि जिसको संसाधन मिलने के बाद भी इतने डर में था,
मतलब जैसे पिताजी का एग्जांपल दें तो स्ट्रिक्टनेस इतनी थी, ज़्यादा हो गई थी स्ट्रिक्टनेस दिमाग में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, घबराहट, मतलब घबराने में ज़्यादा समय जा रहा है। और एक ऐसा जिन्हें सब संसाधन भी मिले और चीज़ों के अनुसार स्कूलिंग वगैरह अच्छा मिला, पर मैंने देखा आप सबसे लोवेस्ट स्टैंडर्ड पे जाओ, जैसे मैं, कि जब मैं बैठता हूँ तो एक बात तो सही है, कभी कभी लगता है कि पत्थरों से ही बात कर रहा हूँ क्या, मतलब सिर्फ मुझे कमेंट्स दिखाई देते हैं। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मैं कमेंट सेक्शन को जागरूक रखूँ। यदि मैं उसको बंद कर दूंगा या उस पर ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा पहला इंटरेक्शन वही खत्म है। और मैं हमेशा अपनी स्थिति को याद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो समय था पढ़ने का, इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस थी घर में एक सरकारी शिक्षक के होते हुए, तो मेरा घबराहट में मैं कई बार ऐसा देखा कि मैं बहुत पीछे हो गया, क्योंकि मेरा मानना है कि कंफर्ट जोन में बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ सकता है। तो मैं कई बार अपने तौर तरीके ऐसे रखता हूँ कि जैसे उनके पास ही बैठ के मतलब वहीं पढ़ा रहा हूँ, उन्हें कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं एक ऑनलाइन वर्चुअल उसमें बैठा हूँ। अब इसके पीछे एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए व्यक्तिगत, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि ऑनलाइन में, चलो ऑफलाइन में तो एक हमारे पास ये है कि सब लोग भीड़ में बैठे हुए हैं, पर ऑफलाइन का जो एक सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये लगता है कि इस भीड़ में कभी कभी हमारी हिम्मत नहीं होती डाउट पूछने की, इस डर से कि साइड वाला क्या सोचेगा। तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ उन बच्चों को कि तुम्हें यहाँ पर पूछना है, आप 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार उत्तर दूंगा। अच्छा, उसके बाद भी मुझे लगता है शायद नहीं पूछेगा, तो मैं एक डाउट फॉर्म दे रहा हूँ उसे कि तुम चुपचाप अपना नाम भी मत लिखो, तुम डाउट लिखो। कुछ ऐसे तरीके हमने अपनाने होंगे जिससे हम उन सभी छात्र छात्राओं पर ध्यान दे सकें। इसका सबसे एक अच्छा और एग्जाम्पल मैं अपने खुद से भी लेता हूँ कि एक समय ऐसा था कि मैं भी बड़े बड़े संस्था में पढ़ा, उस समय जब तैयारी की थी मैंने, तो एक सवाल मैंने यूं ही पूछ लिया था। अब वहाँ से जो जवाब मिला कि यार तुम कैसे तैयारी कर रहे हो, ये जवाब तो तुम्हें आना चाहिए। अब शिक्षक की मैं गलती नहीं ठहराता हूँ, और गलती मैंने अपने आप की मानी कि शायद रहा होगा मेरा स्कूलिंग, लेकिन उस मोमेंट में मुझे ये चीज़ रहा कि यदि मुझे मौका कभी मिला तो मैं ऐसे छात्रों पर, मेरे जैसे छात्रों पर बहुत ध्यान दूंगा, क्योंकि इनको तो आदत है, सब पढ़ भी लेंगे, लेकिन इनका क्या होगा। अब बस वो विचार आज भी हमेशा है, और यही कारण है कि कमेंट सेक्शन कभी बंद नहीं करता मैं। हर क्लास में 100-200 पोल इसीलिए करा देता हूँ कि नहीं भाई, तुम आए हो तो वो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा 2 घंटे। मेरी क्लास में पढ़ने के बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी, तुम्हें याद भी नहीं करना, वो मैं सब कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, बस यही है। लेकिन मधुकर, अगर इस डेप्रिवेशन वाले हिस्से को करें तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और अब स्टाफ रूम टाइप बातचीत करें तो खुल के बताइएगा, छोड़ के मतलब दबाइएगा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये जो सीसेट वाला मामला था, हाँ, ये प्रिविलेज्ड को और प्रिविलेज्ड बनाने का और डिप्राइव्ड को और डिप्राइव्ड बनाने का मतलब आरोप लगाया जाता है। मेरी अपनी भी समझ है उसे लेकर कुछ, लेकिन आपकी क्या राय है? ये सीसेट वाकई एक डिफरेंशिएटिंग मार्कर है या इंक्लूजन का औजार है? लाया तो इंक्लूजन के लिए था, पर पूरा तो डिप्रेशन वाला ही हो रहा है। 2023 में जब पहली बार पेपर सॉल्व किया तो शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसने YouTube पर कोई अपशब्द तो नहीं बोले, लेकिन छोड़ा कुछ भी नहीं। मैंने भी सुना था, मैंने कहा सर को क्या हो गया है? उसका कारण है क्योंकि देखिए सर, जीएस अगर है तो जीएस का कट ऑफ होता है। पेपर अगर सिंपल है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, पेपर अगर कठिन है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। सीसेट का कट ऑफ नहीं है, वो एक बॉर्डर और लक्ष्मण लाइन है जिसको आपको क्रॉस करना है, फिर वो कैसा भी हो, सिंपल हो तो भी क्रॉस करना है, टिपिकल हो तो भी क्रॉस करना है। तो हमें एक मापदंड तो रखने पड़ेंगे ना कि आप उस लक्ष्मण रेखा तक पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए जिस विद्यार्थी की एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, पहले तो आप अपने क्राइटेरिया भी डिसाइड कर लीजिए। अगर उस क्राइटेरिया के अंतर्गत चीजें हैं तो फिर ये इंक्लूजन का साधन है, क्योंकि हमें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसके पास इस प्रकार की एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो एनालिटिकल मैथमेटिकल अप्रोच को भी समझ सके। लेकिन अगर आप अपने मापदंडों के आधार पर सब डिसाइड करेंगे तो फिर ये एक्सक्लूजन एरर को क्रिएट कर लेगा। नहीं तो जरा खुल के बताइए, किसका बहिष्करण करता है? ये खुले तौर पर उन विद्यार्थियों का बहिष्करण है, खुले तौर पर उन समुदायों का बहिष्करण है जिन विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही एक ऐसे शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा गया जिसमें बच्चे की बेसिक मूलभूत गणितीय प्रक्रियाएं मजबूत हो सके। वो मतलब ये आपका मानना है, मुझे दूसरे लोगों ने भी कहा, इसलिए इस बात को चूंकि खुलकर बात कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, कि ये केवल जो गणित सीख कर आए इंजीनियर्स उनके पक्ष में,
और जो लोग ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज वाले थे और जिनकी जो शुरुआती पृष्ठभूमि है वो उतनी मजबूत नहीं थी, गरीब में खास सरकारी स्कूलों हाँ। में पढ़े, निम्न वर्गों से आए हुए लोग, या कहीं हिंदी माध्यम से या भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं, उनको एक डिसएडवांटेज देता है पूरी तरह से। क्या ये सोचा समझे तरीके से ऐसा हो रहा है? ये तो संभवतः मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से ये लाया गया और उसके बाद फिर इसमें सुधार भी हुए, पर पिछले 3 साल में ऐसा क्या किया गया है ये केवल पेपर बनाने वाला ही बता सकता है। मैं तो केवल इतना कहूंगा खुलकर दावा कि पेपर बनाने वाला मुझे 2 घंटे में सॉल्व करके दे सर। मैं चाहता हूं ऐसे शिक्षक भारत में हो तो विद्यार्थियों का कल्याण हो जाए। मतलब सर वो सही है ना कि यूपीएससी हम कहते हैं कि वो कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, परसेंटेज ज्यादा 90 वाला नहीं रखा, गांव से बच्चे आ सकें जहाँ पे सबको मौका मिले। पर वो सीसेट के पेपर को देख के लगता है मौका मिल रहा है क्या एक्चुअल में सबको मतलब रोकना, हाँ मतलब लेवल एक जगह रोकना तो पड़ेगा, नहीं तो कहना पड़ेगा। चलिए, चूंकि हम विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं, काफी देर से बात हो गई, हो सकता है आखिरी हिस्सा होगा बातचीत का। सीधा विद्यार्थी की नजर में उसके दिमाग में कूद कर समझने की कोशिश करते हैं। मैं अलग अलग जगहों पर जाता रहा हूँ, अलग अलग मंचों से मैंने ये बात कही है कि विद्यार्थी भयानक तौर पर कंफ्यूज है, और वो अकारण तौर पे कंफ्यूज नहीं है, उसके कंफ्यूज होने के बाकायदा पुख्ता कारण है। जिनमें से एक कारण तो ये है कि हम इस ऑनलाइन की दुनिया के आने के बाद, खासतौर से पोस्ट कोविड, वो एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आई है। उसके पास शिक्षक बेतहाशा है, उसके पास सामग्री बेतहाशा है, उसके पास ऑप्शंस अलग अलग जगहों पर जाकर मार्गदर्शन पाने के बेतहाशा हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, मुफ्त वाले भी हैं, सलाहकार बेतहाशा। आजकल तो 2 और चीज बेतहाशा आएंगे डरावनी, एक तो इन्फ्लुएंसर बहुत बेतहाशा और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत खूब सारे, और हर एक के पास मोटिवेशन के ऐसे इंजेक्शन हैं कि लगता है कि आज ये इंजेक्शन नहीं लगाया तो मैं इस दौड़ से बाहर हो गया। मुझे बताइए कि विद्यार्थी जिसके पास इतने सारे बेतहाशा वाली चीजें हैं, वो कैसे चुने कि इसमें विजडम के शब्द कौन से, इसमें विवेक कहाँ जाना उचित है। मतलब मैं आप ही से पूछूं कि सर इतनी सारी चीजें आप ही के पास क्यों? अगर आप कहते हैं कि नहीं आप विवेक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दावा तो 1000 और दूसरे लोग कर रहे हैं, तो क्या तरीका हो? मैं उस टूल किट को जानना चाह रहा हूं जिसके आधार पर विद्यार्थी तय करे कि भाई ये जगह ये सामग्री उचित है और ये सामग्री अतिरिक्त है या अनुचित है, ये शिक्षक या ये प्रक्रिया तरीका सही होगा ये नहीं। आपके क्या राय है? मतलब मैं तो हमेशा कहता हूं सबको मटियाओ, लेकिन सबको मटियाने से तो चलेगा नहीं। सही बात। क्या कहते हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहली अगर बात करूं, आपके दिमाग में कुछ पहले आ रहा है तो लपट लीजिए। नहीं मतलब अब सर आप शुरू कर दिए हैं तो आ जाइए। मैं कहूंगा सर कि इसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो है फिल्टर। एक्चुअली इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह फिल्टर लगाए गए हैं। वो वैसे फिल्टर नहीं है वो एक अलग तरीके के फिल्टर है। हमें फिल्टर करना होगा, अपने आप को डिसाइड करवाना पड़ेगा कि मैं चाहता क्या हूं। कई बार विद्यार्थी इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसका एम क्या है, वास्तविक पर्पस क्या है। कभी वो शॉर्ट वीडियो देख रहा है, कभी वो मोटिवेशन देख रहा है, कभी टॉपर्स को देख रहा है। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो विद्यार्थी कई अलग अलग तरीके से फंस जा रहा है। सबसे पहले तो उसे तय करना पड़ेगा मेरे अंदर का क्या राय है, मेरी खुद की क्या राय है। अगर उसका अंदर की राय स्ट्रांग है, फिर ये जो ऐसे आपने भी कहा ना मोटिवेशन, ये डेली की खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, वो अपने आप ही कुकुर मुक्ते जैसा भयानक ग्रो कर देगा। लेकिन सुदर्शन जी, मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये जो बात शुरू की मुझे लग रहा है एक स्टेप आगे चलेगा। क्या ये तय करना पहले जरूरी नहीं है कि ये करना भी है कि नहीं करना? मैं तो हर जगह पूछ रहा हूँ, हर किसी को काहे करना है? बनाओगे तो आप 800 ही लोग। हाँ बिल्कुल, 1000 आप मतलब उदार हो रहे हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई है कि इससे भी कम है। ठीक है, बनाएंगे तो उतना ही, ए बने या बी बने, देश का काम चलेगा ही। फिर काहे 8 लाख लोगों को फंसा रहे हैं? सही बात है सर। मतलब मैं यहाँ एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि बच्चे शादी में गए, अंकल जी मिले, बेटा तू तो 3 स्टार मुझे दिखता है, तो वहां से मोटिवेट हो गए।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से तुम एकदम डोपामाइन रिलीज कर लेते हैं अपना, नहीं करना चाहिए। जिस परीक्षा की भी तैयारी करो उसको पहले समझ लो, जिससे तुम्हारे 2 साल जाने वाले हैं, 3 साल 5 साल जाने वाले हैं, उसको कम से कम 2 हफ्ते दे दो मेरे हिसाब से। इन मामले में अपने को स्वार्थी बन जाना चाहिए, मेरे शब्दों को ध्यान रखना, स्वार्थी, क्योंकि 5 साल ऐसे निकल गए ना तो फिर वो पछतावा बहुत बुरा होता है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि तुम जो भी जाओ उस परीक्षा को समझ लो। दूसरी जो मुझे लगता है कि मैं लर्नर के दृष्टिकोण से देखूं सर, लर्नर की सबसे ज़्यादा समस्या है फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसे ये लगता है कि यहाँ अच्छा नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं देख लूँ, यहाँ नहीं करूँ। तो उसका यदि मैं होता इस वाले दौर में, तो मैं एक ही चीज़ देखता कि मुझे अभी फिलहाल 3-4 साल ज्ञानी नहीं बनना, किसी को ज्ञान नहीं देना है, मुझे परीक्षा निकालनी है, परीक्षा पास करना है। उस चीज़ के लिए मुझे कौन याद करा के दे रहा है, क्योंकि पेपर में मुझे सिर्फ जो चीज़ याद आएगी वही काम की होगी। और यूपीएससी का पेपर भी देख रहा हूँ 3-4 साल, सीसेट की जैसी बातें की, कुछ चीज़ें हमें याद करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इतने कन्फ्यूजन रहते हैं, ऑप्शन तुम्हें कन्फ्यूज कर देंगे। सो पहला स्टेप, तुम्हें कौन याद करा सकता है, किसके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बैठ रही है, एक्चुअल में परीक्षा तुम्हारे लायक है भी कि नहीं, लायक मतलब कैसे कि तुम सस्टेन कर पाओगे कि नहीं। अपने कुछ मापदंड बनाने पड़ेंगे, अपनी कुछ स्थिति जो है देखनी पड़ेगी। पहले खुद पे परीक्षण कर लो 1-2 हफ्ते मेरे हिसाब से, तो फिर हम ये आगे की स्टेप्स प्रोसेस मतलब फॉलो कर सकते। एग्री सर? बिल्कुल एग्री करूंगा। और इसमें थोड़े आप जैसे मधुकर सर से भी बोल रहे थे, थोड़ा खुलकर बोलिए, तो मैं भी अपनी खुल के ही राय देना चाहूंगा इस पे। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेटर्स भी हैं, मुझे लगता है कि बच्चा 8-10 लाख है यूपीएससी में, मोटिवेटर वैसे भी हर बच्चा जो 1 साल सीनियर हो जाता है वो अपनी जिम्मेदारी मान लेता है कि अगले लोगों को फंसाने के लिए कि मैं तो फंस रहा हूं तो आ जाओ। 1 घंटे में चाइना में वो कहा जाता है ना कि यूएस में अगर आपको एक ओलंपिक का वो बनना है तो एक व्यक्ति को ट्रेन करने में 4 लोग ऑन एन एवरेज होते हैं। वैसे यहाँ पे 10 लाख अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो 40 लाख मोटिवेटर्स हो गए, मतलब 4 मोटिवेटर्स लगे हुए। और सर दूसरी बात ये कि फिल्टर आउट करने में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि आप फिल्टर आउट ये करो, जैसे कभी कभी हमें भी अपने आप से एक ईमानदारी वाला प्रश्न पूछना होता है, यूट्यूब वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, कोई प्रेशर तो नहीं है कि वायरल कंटेंट बोलना है, ठीक है, कि ऐसा कुछ वायरल बोल जाऊं कि मतलब बहुत कुछ हो जाए, रील कंटेंट बन जाए, मीम बन जाए। हाँ, मैं ऐसा कुछ प्रेशर लेके तो नहीं जा रहा हूं, तो मुझे जाना भी नहीं है वैसे प्रेशर लेके। आप देखो कि 2 घंटे की डिस्कशन में जो आप कवर करने के लिए आए थे यूट्यूब के माध्यम से, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास चलती है, सुदर्शन सर डेली 7 बजे देते हैं, ठीक है, मधुकर सर डेली अपने करंट अफेयर्स के एनालिसिस को डालते हैं यूट्यूब पर। मैंने कभी भी नहीं सुना है कि अगर 2 घंटे की क्लास है तो 5 मिनट बच्चों से संबोधन या 10 मिनट बच्चों से संबोधन और पूरी बात एकेडमिक डिस्कशन चल रही होती है। तो आप जो टॉपिक कवर करने के लिए आए थे उसमें कितना टीचर ने पढ़ाया और कितनी उसने वायरल होने की प्रयास किया, उसमें आप अगर आप स्प्लिट देख लोगे ना तो आप एक अच्छे टीचर तक पहुंच जाओगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें कहाँ जाना है, और वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी खत्म हो जाएगी। बच्चों को सारी सच्चाई पता होती है, 1-2 क्लास का समझ जाए। हाँ वो ये तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर, पर उसको बहना नहीं है इस चीज में कि चलो ये तो बड़े फेमस है तो मैं देख रहा हूँ। आपको सच जानना पड़ेगा अपने कि भाई काम की है कि नहीं चीज, याद हो रही है कि नहीं चीज, 1 घंटा बैठा हूँ तो कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं, यदि मैं लर्नर के दृष्टिकोण से देखूं। सर जी सर, थंबनेल देख लेते हैं बच्चे कि 1857 की क्रांति जुड़ी हुई है, और 1857 की क्रांति पे वो पूरा लेक्चर देखने के बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि गलत जगह चले गए। सर आप ये बहुत अच्छा थंबनेल बता रहे हैं, ऐसे थंबनेल है 1 दिन में 27 घंटे कैसे मैं बच्चों से कहता हूँ कि मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा तो 1 लाख देखेंगे, लेकिन मैंने काम का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 पे कंटेंट डालूं तो उसी का 10% ही बच्चा देख पा। तो पहले तो हमने जबकि वो आना है यूपीएससी में, वो आना है। नहीं, रियलिटी यही है, थंबनेल पे बहुत चल रही है आजकल दुनिया, और उसमें आप देखेंगे, देखिए दुनिया चल रही है, आपने सही कहा, सही बात है कि देश दुनिया दरअसल उसी से चलाई जा रही है। इंटरव्यू के सवाल तक जिसे हमने कभी एक्सपेक्ट तक नहीं किया कि यार ये कभी पूछा भी जा सकता है, लोग उस पे 10-10 लाख तक कहते थे कि आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, जबकि कभी ना पूछा गया। मेरी तस्वीर लगा दी जाती है। मैंने तो ये कभी नहीं पूछा दोस्त, आप नहीं हो उसमें, मैंने देखे हैं ऐसे। लेकिन ये चूंकि आपने मुझ पर बात लाई इंटरव्यू वाली बात, इंटरव्यू में आप चूंकि करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, ये इस वाले हिस्से पर मतलब लगभग इस पर हम बात करें। जब हमारे सामने कैंडिडेट बैठता है तो मैं अक्सर हम लोग पूछते हैं कि चूंकि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए,
कि अभी क्या तैयारी, मान लीजिए 10 दिन बाद उसका इंटरव्यू, तो अभी क्या पढ़ोगे, तो वो विचित्र बात बोलता है। वो होता है सर करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूँ, स्टैटिक हो गया है, डायनामिक देखूंगा। भैया आपने करंट अफेयर्स के साथ भी ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन काहे किया है? क्या मतलब है? क्या वास्तव में ये स्टैटिक डायनामिक इतना अलग है भी, या ये भी एक फर्जी किस्म की खाई खोदी गई? बिल्कुल बिल्कुल, ये भयानक खाई है, और इस खाई को खत्म नहीं अगर किया तो विद्यार्थी खत्म होने वाला है। उसका कारण है, जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अभी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आजकल कभी चर्चा में चलती है, Cas9 नाम का एक एंजाइम चर्चा में। अब वो विद्यार्थी जिसने कभी डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ना सुना हो, जिस व्यक्ति ने कभी जेनेटिक इंजीनियरिंग ना सुनी हो, वो क्रिस्पर Cas9 कितनी बार भी पढ़ ले वो समझ नहीं पाएगा। आप कभी पूंछ पकड़ रहे और कभी बॉडी पकड़ रहे हैं, आपको पूरा कंप्लीट लेना अगर है तो आपको स्टैटिक विथ डायनामिक चलना होगा, क्योंकि जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, और उसमें फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये क्रिस्पर Cas9 है क्या। और अगर क्रिस्पर Cas9 ही पढ़ते रह गए तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन आपने लाला लाली करके नहीं बताया। मेरे लाल लालियों को कहने का अभिप्राय ये होता है मेरा कि उन्हें मैं ये महसूस कराऊं कि देखो घबराओ नहीं, मैं भले ही आपके साथ ऑनलाइन में हूं लेकिन आपके नजदीक वाला ही हूं। बिल्कुल, क्योंकि लाल लालियों का अभिप्राय होता है कि मेरे अपने, इसलिए घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। चलिए, तो लाल लालियों, आप लोगों को अपने जो प्रिय शिक्षक थे उनसे मिलवाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। सर एक मेरा प्रश्न है, जी जी पूछ डालिए, अब आप जरूर। आपने हमसे प्रश्न पूछे और कभी कभी हमें कटघरे में भी रखा। हाँ। मैं भी आपको कटघरे में एक बार, जी जी छात्रों की डिमांड है सर, आप एक बहुत स्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर की तरह देखे जाते हैं जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, इसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों, काहे सफाई दूंगा भाई? देखिए इस बात को समझिए कि अच्छा चलिए मैं आपको ट्रिक ऑफ द ट्रेड बताता हूँ। आप सोचिए कि विजयन चौहान हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के मास्टर हैं, और आप जिसे आप कोचिंग मेंटरिंग इंडस्ट्री कहते हैं उसमें नहीं पढ़ाते। मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ, उसके बावजूद लोग देखते हैं। क्यों देखते होंगे? सोचिए जरा, क्यों देखते हो? और मैं तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, असली बात बता रहा हूँ जो बेईमानी की बात है। जैसे आपने कहा ना कि लोग थंबनेल लिख देखते हैं, अधिकांश लोग इंटरव्यू की वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल व्यक्ति को, जो सत्ताशाली बन गया है, पावरफुल बन गया है, उसको पिटते हुए देखकर सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आनंद की अनुभूति है उनको ये एक पर पीड़क आनंद मिलता है कि ये व्यक्ति इतना सत्ताशाली हो गया है कि अब ये सब लोगों को नचाएगा, पीड़ा देगा, लेकिन देखिए इस व्यक्ति को पीड़ा दी जा रही है। तो जब आप मुझे स्ट्रिक्ट देखते हैं, मुश्किल सवाल देखते हैं, तो मेरा इरादा तो उस बेचारे की सहायता करना है, लेकिन देखने वाले को आनंद जो है वो उसके अपने सैडिस्टिक प्लेजर से आ रहा है। उसके अंदर का जो दुष्ट भाव है कि वाह वाह आनंद ले रहे हैं, मूलतः वहां से आ रहा है। खैर, वो एक बार जब चल गया तो वो भूमिका हो गई, तो मैं उस भूमिका में रहता हूँ जिस भूमिका में, क्योंकि एक मेंबर को कुछ स्ट्रिक्ट पूछना भी चाहिए, बाकी लोग तकनीकी सवाल पूछते हैं, तो उसमें रहता हूँ। लेकिन सो फार आई एम एंजॉयिंग इट। सही है, आप लोग मुझे बुरा बुरा कहते रहिए, क्या परेशानी है। आई एम श्योर दे डू। अब बहुत प्यार वाले संदेश मुझ तक पहुंचते हैं। अभी ये इंटरकनेक्टेडनेस की बात हम लोग कर रहे थे। आमतौर पे सारा ज्ञान आपस में जुड़ा होता है। मुझे आपका एक प्रयोग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में बात करें। आप तमाम चीजों को पढ़ाने के लिए मानचित्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने बात भी की थी। मैं ये समझ सकता हूं कि कई बार भौगोलिक स्थितियों के लिए मानचित्र का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप मानचित्र को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी नॉलेज के लिए, बाकी ज्ञान के लिए। एक तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? कई मामलों में मौलिक है ये, और आपको क्यों लगता है कि ये विद्यार्थी के लिए एक लाभकारी तकनीक है? सर मतलब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी हमें सिखाती है कि मैप एक टूल है, और टूल्स होते क्यों हैं? चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए। तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जैसे एक उदाहरण दूं सर, 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं अपने इंडिया। अभी रामसर साइट्स की एक होड़ लगी थी कि 75 हो जाए 75वें उसके मतलब इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। अब 3 हो, 5 हो, 10 हो चल जाता है। अब 70, 80, 80, अब फिर लर्नर के दृष्टिकोण से देखने की बात आई कि वो उसको कैसे पढ़ेगा लिस्ट में।
क्वेश्चन वही आ रहे हैं कैसे कि नदी कौन सी है यहाँ पे, और सारे मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन एकदम डिटेल्ड आ रहे हैं और लिस्ट बस उसे मिल रही है पढ़ने को। सो पहली बार मैंने ये प्रयास किया कि नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स हैं उनको मैप पे लाया जाए। क्यों? क्योंकि दिखाना पड़ेगा एक बार, और मैप सबसे बढ़िया तरीका होता है चीज़ों को विजुअलाइज कराने का। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम भले सिर्फ अलग अलग कलर भी देख लो तो भी कुछ ना कुछ तक पिक्टोरियल मेमोरी आपकी बनी जाएगी। तो चाहे वर्ल्ड मैप हो, चाहे मतलब एक चीज़ हो, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री कोई पढ़ा रहा है, सर यूरोप पता ही नहीं मुझे, कंट्री के बारे में पता ही नहीं और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कैसे काम बने? मैं वेस्ट एशिया के बारे में, ईरान, इराक, इन सब के बारे में खूब बातें चल रही हैं, सुएज कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं, पर दुनिया में पता ही नहीं दिख कहाँ रहा है। तो पहला जो स्टेप है ना हर चीज़ के पहले का, वो मुझे लगता है ज्योग्राफी में सबसे पहला स्टेप है तुम दुनिया को समझो। ये स्कूल से कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे मिसिंग है। एक वो 2 रुपये वाला एक मैप आता है, उस पर 3-4 पोर्ट्स मार की और आप पास हो जाते हैं, पर कुछ उसके पीछे की दूसरी दुनिया है। तो मुझे लगता है ज्योग्राफी और पर्यावरण में छलांग लगाने से पहले आपको कम से कम 15-20 घंटे मैप में बिताने चाहिए, और उसका असर आपको पूरी प्रिपरेशन में 2 साल में अनुभव बहुत अच्छा ही आपका अनुभव। सर मेरा एक इसमें पॉइंट भी है कि मैपिंग का जितना रेलेवेंस, जितनी उसकी प्रासंगिकता ज्योग्राफी में है, उतनी ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इतिहास में भी है। मुझे ऐसा लगता है सर, इतिहास इज ए रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी से ही आपका देश के इतिहास डिसाइड होता है। इस बार यूपीएससी ने 2023 में प्रश्न भी पूछा सुदर्शन सर कि किस तरीके से प्राचीन भारत में जो डेवलपमेंट हो रहे थे वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के चलते हो रहे थे, भौगोलिक कारकों के चलते हो रहे थे। हाँ सही। तो जैसे जो कोल्ड वॉर हुआ उसमें अमेरिका को हमेशा ये डर था कि अफगानिस्तान पे रशिया ओवरटेक करके नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसमें वो अपने एक्सपेंशन को चालू कर देगा। अब वो इसलिए डर था क्योंकि रशिया के नॉर्थ में पूरा जो फ्रोजन आर्टिक आपको ओशन देखने को मिलता है, तो वो सच भी हुआ। रशिया ने वही किया, अफगानिस्तान पे चढ़ाई करके इंडियन ओशन को, इन सर्च ऑफ वार्म वाटर, जो आपने बताया भी था। तो एक बार आप मैप पढ़ लेते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके अनलॉक हो जाते हैं। हालांकि ये वाला हिस्सा डिजिटल दुनिया में आकर बदला है। मुझे याद आता है कि हमारे समय में एटलस एक बहुत प्यारी चीज होती थी और एटलस लोगों का शौक होता था। हम मानचित्रों को देखते थे और एक आपस में खेल खेला करते थे कि इस जगह को खोज के बताइए। और अब तो शायद पता नहीं, मानचित्र प्रकाशित भी होते हैं, एटलस पब्लिश भी होती है, क्योंकि महंगी चीजें पब्लिश करने में। उस समय आप लाइब्रेरीज विशेष तौर पे जाते थे हजारों रुपए की एटलस देखने के लिए। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया, गूगल अर्थ पे ही काम चल रहा है। पर ये इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम भाषा विज्ञान में भी कहते हैं कि स्मृति जो है वह चित्रात्मक होती है। चित्रात्मक, जिसका जिसका मतलब ये है कि हमारी जो मेमोरी है वो विजुअल है। तो अगर आप चीजों को मेमोराइज करना चाहते हैं तो कई बार उन्हें विजुअलाइज करना एक बेहतर तकनीक हो सकती है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझसे बातचीत की और मुझ जैसे एक बाहरी व्यक्ति के साथ बातचीत करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि हमारे लाला लालियों को भी लाल लालियों को भी अच्छा लगा होगा। शुक्रिया आपका।